हेलो स्टूडेंट्स, बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। वैसे में साइंस के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और बायोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इस सेक्शन में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायो के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और साथ में उनसे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि एक जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, यानी जिनको हम आरबीसीज कहते हैं, इनका जो औसतन जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 10 दिन का, 120 दिन का, 200 दिन का, या फिर बेटा 360 दिन का? तो याद रखेंगे, एरिथ्रोसाइट यानी जिन्हें हम कहते हैं आरबीसीज, जिनको लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है, इनका जीवन काल औसतन 120 दिन का होता है। याद रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज का मुख्य तौर पर काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कोशिकाओं में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और उसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। मेलाटोनिन जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मेलाटोनिन एक हार्मोन है। शरीर में कौन इसको बनाता है? तो मेलाटोनिन स्किन, पीनियल ग्लैंड, लिवर या फिर पिट्यूटरी के द्वारा बनेगा। तो याद रखेंगे, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा बनता है। याद रखेंगे, और ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में मौजूद होती है। मेलाटोनिन हार्मोन का काम होगा हमारे निद्रा चक्र को नियंत्रित करना, यानी हमारी बॉडी की जो स्लीप साइकिल है और रिदमिक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। कई बार कई प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं को कभी कभी सामूहिक रूप से इस प्रकार संदर्भित कर दिया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, हमारे शरीर के रक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस और अन्य नाम से जाना जाएगा? तो इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसाइट कहा जाएगा प्लेटलेट्स को, एरिथ्रोसाइट कहा जाएगा आरबीसीज को, लाल रक्त कोशिकाओं को, और ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाओं को। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? देखो, आजकल ये नाम भी आ रहे हैं, साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, जो कि आपके 16 तारीख वाली शिफ्ट में आया था। तो बरगद का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा फिस्कस बेलालिसिस। याद रखेंगे, फिस्कस बेलालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, घरेलू मक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधित नाम क्या है, यानी जो घर में मक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे, उसको हम कहते हैं मुस्का डेमोटिका। याद रखेंगे, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखना है। होमोसेपियन इंसान का वैज्ञानिक नाम है, जो कि आप लोग जानते हैं। छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं मिमोसा पुडिका। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है मिमोसा पुडिका। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? तो गेहूं का जो वनस्पति नाम होता है वो होता है ट्रिगिकम एस्टिवम। याद रखेंगे, ये बेसिकली गेहूं का वनस्पति नाम है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, राना टीगना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो ये मेंढक का नाम है। याद रखेंगे, ये एशियन मेंढक का नाम है। ध्यान रखना है। अभी फिलहाल जो है पूछा गया था, जो आपका टाइगर है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। ब्रेसिका कैम्पस्ट्रिया किसका बोटानिकल नाम है? तो किस पेड़ का बोटानिक नाम है? तो याद रखेंगे, ये बेसिकली मस्टर्ड का नाम है, सरसों के खेत का या सरसों का नाम है। याद रखेंगे, ये सरसों का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी की उसी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? मतलब आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा टिश्यू है प्लांट्स में जो बेसिकली वाटर सप्लाई करता है। तो वो आप सभी जानते हैं, वो जाइलम है। जाइलम का काम है, ये याद रखेंगे। तो ये मुख्य रूप से काम होता है जाइलम का। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से सवाल पूछा गया था, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस की आवश्यकता होगी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के नीचे नहीं उगता है? मिट्टी के नीचे कौन नहीं उगेगा? शलजम, टमाटर, मूली, आलू, या फिर आपका शलजम? तो याद रखेंगे, टमाटर जो है वो पेड़ पर उगता है, ना कि मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड रूट में नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट इन प्लांट्स? तो प्लांट्स में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, या फिर शर्करा है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सनलाइट, क्योंकि बिना सनलाइट के पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्राइविंग फोर्स है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होगा? कौन सा रोग ऐसा है जो केवल विषाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से, वायरस से होता है? हैजा,
छोटी चेचक, टाइफाइड या फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस या जिसको हम टीबी बोलते हैं। तो याद रखना है स्मॉल पॉक्स या चेचक जिसको कहा जाएगा ये बेटा वायरस से होने वाला है, और बाकी अन्य जो रोग हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सेब से संबंधित रोग किस नाम से जाना जाता है? जहां पर सेब खराब हो जाता है उसे हम बोलते हैं फायर ब्लाइंड। उसको क्या बोलेंगे? फायर ब्लाइंड बोला जाता है, याद रखना है। सेब सड़ना शुरू हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, यही एक्चुअल में क्या करेगा? फेब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करेगा ताकि ब्लड क्लॉट्स बन सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में बोनेपन के लिए जिम्मेदार है? तो मनुष्य में बोनेपन के लिए जो जिम्मेदार है बेटा वो क्या है? वो है जिसको हम बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो बेसिकली यही होगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनता है? कालाजार रोग के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो प्रोटोजोआ की वजह से होगा जिसका नाम है लेशमीनिया। ये इसका रीजन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो अगर प्रोटीन की कमी है, जो रोग होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बेटा ख्वाशिकोर। ख्वाशिकोर रोग होता है और एक होता है मरस। ये रोग प्रोटीन की कमी के कारण होंगे जिसमें शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, हाथ पांव बहुत पतले पतले होंगे, मसल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। मच्छर के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं कौन सी होंगी? तो मच्छर के जीवन चक्र की 4 अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो पहला अंडा होगा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, उसके बाद अडल्ट या जिसको हम वयस्क कहेंगे पूर्णक, ये हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, पुष्प स्त्री केसर क्या है? अगर मैं बात करूं फूल के अंदर पिस्टल क्या है? तो पिस्टल जो होता है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे कहा जाएगा मादा प्रजनन अंग, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पुष्पों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो वो विजाणु कहलाती हैं, वो फीमेल गैमीट्स कहलाएंगे, उनको ओव्यूल कहेंगे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाले फसलें क्या कहलाएंगी? यानी ऐसी फसलें जिनमें क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो ज्यादा करेंगी, तो वो फसलें कौन सी होंगी? तो याद रखना है वो होती हैं दलहनी फसलें, क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, याद रखेंगे। आगे, पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है जो पौधों की ग्रोथ को मेजर करेगा? क्रोनोमीटर, बोलोमीटर, कार्डियोमीटर या फिर क्रेस्कोग्राफ? तो याद रखेंगे क्रेस्कोग्राफ इसका आंसर हो जाएगा, क्रेस्कोग्राफ इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इन प्लांट द सीड कंटेन द एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज। एक पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है, इस प्रक्रिया को क्या किस रूप में जाना जाएगा? तो इसी को बेटा हम अंकुरण कहते हैं, इसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं, याद रखेंगे, इसी को जर्मिनेशन बोला जाता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदप हार्मोन है? आपको ये बताना है कि इनमें से पदप हार्मोन कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑक्सिन जो है वो एक पदप हार्मोन है और ये मुख्य रूप से पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। थायरोक्सिन की बात करेंगे, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे शरीर में वसा जमा करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? जहां पर फैट डिपॉजिट होगा उन्हें वसा ऊतक या फिर बेटा उन्हें एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लेती है। तो इसको हम बोलते हैं द्विअंगी विखंडन या इसे बाइनरी फिजन कहा जाएगा, याद रखेंगे, और ये आपको अमीबा पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई क्या है जो जीवन के लिए जरूरी है? वो है सेल, उसे हम कहेंगे कोशिका, याद रखेंगे, वो है कोशिका। और सबसे पहली कोशिका किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, 1665 में खोजी थी। डेड सेल था वो, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रक्त में डैश नामक द्रव्य मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होती हैं, तो वो याद रखेंगे, वो है आपका प्लाज्मा। खून में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है, याद रखेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और 45% जो होता है वो ब्लड सेल्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आप सभी लोग जानते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, या उसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम से भरी झिल्ली से बंधी थैली है? वो कौन सी ऐसी है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर, वैक्यूल्स, लाइजोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? देखो ये क्वेश्चन ऐसा जो घुमाव फिराव क्वेश्चन है, लेकिन इसका इजी आंसर क्या होगा? लाइजोम होगा, याद रखेंगे। लाइजोम होगा जिसे हम आत्मघाती थैली, क्योंकि एक्चुअल में यही पाचन का काम करेगा, यही इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्रही हमारे जीभ पर विद्यमान होते हैं? विच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन आवर टंग? तो हमारी टंग पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं रस संवेदी, याद रखेंगे, उन्हें रस संवेदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नेत्र का भाग नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा वैसा हिस्सा है जो नेत्र का हिस्सा नहीं है। सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, आइरिस या फिर आपका कर्णबात? तो याद रखना है ये कान का हिस्सा होता है, ये हमारी आइस का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, छड़ और शंकु कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाएंगी? ऑब्वियसली हमारी आंखों में पाई जाती हैं, याद रखेंगे, आंखों का हिस्सा है ये, आंखों में रेटिना पर पाई जाती हैं। मानव आंख में अंडाकार बिंदु सर्वोत्तम दृष्टि का क्षेत्र होता है। इन ह्यूमन आई द रीजन ऑफ वेस्ट विजन इज ओवल स्पॉट, मतलब वो कलर आपको बताना है, और वो कलर है बेटा येलो, है ना, येलो रीजन, याद रखेंगे, येलो रीजन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग आंख को मानव आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है? यानी वो कौन सा ऐसा भाग है जिसकी वजह से आंखों में बेटा लाइट एंटर करती है? तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद लाइट एंटर करेगी प्यूपिल से फिर लेंस से दिन आपके रेटिना पर आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वो लिवर है, याद रखेंगे, लिवर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सॉल्ट्स का परिवहन कौन करेगा? तो सॉल्ट्स का जो परिवहन होगा वो हमारी बॉडी में बेसिकली होता है ब्लड के द्वारा, याद रखेंगे, क्योंकि ब्लड में ही घुला होता है, ध्यान रखेंगे, और ब्लड के अंदर ही मौजूद होता है आपका प्लाज्मा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? किसको नहीं कहा जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो याद रखेंगे, सिलेवरी ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता, ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलेंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रंथियां हॉर्मोन्स बनाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट फाउंड इन नेमाटोड? नेमाटोड की अगर बात की जाए तो इनमें कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता? तो इनके अंदर बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, श्वसन प्रणाली नहीं होती, याद रखेंगे। एलोबियल का कार्य क्या होता है? एल्वोलाई का कार्य क्या होगा? तो याद रखेंगे, एक सतह प्रदान करने के लिए जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, ये हमारे लंग्स में होंगे, और एल्वोलाई वही होती है जहां पर मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है, यहीं से ऑक्सीजन ब्लड में घुलेगी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों के अंदर एंटर करेगी, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है? जो आहार नाल का भाग नहीं है वो याद रखेंगे, वो है आपका ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप कहेंगे, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, याद रखेंगे। अगला है एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि ग्लूकोज का विखंडन होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, याद रखेंगे। इसका जवाब आपका ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। सामान्य परिस्थिति में पेट की भीतरी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है कौन? तो याद रखेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसको श्लेष्मा बोला जाएगा, म्यूकस लाइनिंग होती है जो हमारे पेट को एचसीएल के प्रभाव से बचाती है। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो भोजन के पाचन में जो मदद करेगा वो होता है सलाइवा, सलाइवा भोजन के पाचन में मदद करेगा, याद रखेंगे। खूर वाले जानवरों के पेट का सबसे बड़ा अक्ष निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वो होता है रुमेन, या जिसको हम छोटी आंत ही एक तरीके से कह सकते हैं, ये होता है, याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप लोग चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इस कोड को स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आप बिहार का महापैक ले सकते हो। इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए फ्री थ्योरी बैच भी है, आप इसके साथ भी जुड़ ही सकते हैं। और बिहार लेबोरेटरी की अगर आप तैयारी करें, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो ये बैच आपको दिया हुआ है, आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलिए।